नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबके बीच में माधव पाल अकेडमी से। चलिए करंट अफेयर को आगे लेके चलते हैं। देखिए, जो भी मैं यहाँ पे आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूँ उसको सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इन आंकड़ों को क्या करो आप नोट कर लो और इसको नोट करते हुए कॉपी में आगे चलो, क्योंकि ये जितने भी क्लास 1, 2, 3 सब बता रहा हूँ हेल्प करेगा आपका। क्यों? इसी को रिविज़न आपको करना है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में। ठीक है, तो मूल बिंदु की बात अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले नोट करो, दूसरा काम में आप क्या करो रिविज़न करो, और तीसरा काम जो है उसमें क्या करो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो इंपॉर्टेंट वीडियो दूंगा वो छूट जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगे मेरा मेहनत करना, मेरा पढ़ाना, तभी आप करो, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा, पढ़ाई लिखाई की चीज़ है, शिक्षा वाली चीज़ है, तो ये ज़्यादा आपका काम आएगा। आप भले ही कॉमेडी वीडियो देखते हो, इधर उधर करते हो, उसको सब्सक्राइब करते हो, गाना पिक्चर वाला सब्सक्राइब करते हो, लेकिन केवल वो आपके जीवन का एक हिस्सा है जो मनोरंजन में आता है। और ये क्या है? ये आपका लाइफ है। एजुकेशन इज़ द लाइफ ऑफ। आज के टाइम पे देखना है किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को केवल नौकरी के लिए ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी को जीने के लिए, समझने के लिए और ज़िंदगी को एक मीनिंग प्रदान करने के लिए शिक्षा जरूरी है। इसीलिए इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास में न्यूज़ आया है लिथियम के भंडार के लिए, तो इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जो लिथियम है ये लेटेस्ट में कहां पे पाया गया और पहले कहां पे पाया गया था। सबसे पहले लिथियम के भंडार के लिए जब बात आती है, इसके लिए आता है सुकमा जिला का बात आता है। लेकिन ये क्या था बच्चों, ये पिछला 15 साल पुराना डाटा था, ये अभी का आंकड़ा नहीं। 15 साल पहले सुकमा में लिथियम को देखा गया है, गोविंदपाल में। ठीक है, ये अभी की बात नहीं है, गोविंदपाल स्थान पे इसका आंकड़ा देखने को मिला था। लेकिन ये कब की बात है? तो ये अभी की बात नहीं है, ये 15 साल पहले आप लोगों का आंकड़ा है। 1 सेकेंड। तो ये तो सुकमा की बात हो गई, जो कि गोविंदपाल मुंडवाल वाले एरिया में यहाँ पे देखने को ये मिला था। तो लिथियम का एक और भंडार कहाँ पे आया है? अगर पेपर में आए तो आप लोग बना लोगे। तो ये तो है। दूसरे में आपका जो देखने को मिला है वो है कटघोरा। तो कटघोरा में क्या है, लिथियम का भंडार देखने को मिला है। लेकिन ये जो कटघोरा है कोरबा एरिया में, यहाँ पे याद रखेंगे इसकी मौजूदगी प्राप्त हुई है, इतना मात्रा में नहीं है जितना यहाँ पे सुकमा में है। मतलब कटघोरा में क्या है, बताया गया है कि भाई यहाँ पे भी लिथियम पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने जब सर्च किया तब उसको पता चला कि जो कटघोरा क्षेत्र है वहाँ पे भी लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं, परंतु उस बड़े स्तर में नहीं है ना, जिस बड़े स्तर की कल्पना यहाँ पे सुकमा में की गई थी गोविंदपाल एरिया में। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसकी प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो अगर आता है तो आप बता देना। एक महंगा तत्व है, एक बड़ा तत्व है, अगर आएगा तो बता देना। बैटरी दुनियादारी बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट करने में, चलाने में इसका यूज़ होता है। ठीक, अब आगे की करंट अफेयर में अगर मैं आपको लेके चलता हूँ मैं पोषण पखवाड़ा के बारे में। ये छत्तीसगढ़ में 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में चला था। और पोषण का जो पावर हाउस कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए? सबसे पहले जान लीजिए पोषण पखवाड़ा, ये कब से कब तक चला और छत्तीसगढ़ में ये चलाने का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहला तो ये कि ये कब से कब चला, तो 20 मार्च से 3 अप्रैल। ठीक है, अगर टाइम पूछा जाता है 20 मार्च 2023 से 3 अप्रैल, ये क्या था? तो ये पोषण पखवाड़ा का टाइम था। इसी दौरान में पोषण पखवाड़ा चला। बच्चों तथा महिलाओं में पोषण आहार के पारंपरिक जो पौष्टिक जो अन्न है उसको अपनाने के लिए इसमें प्रेरित किया गया। क्यों? कुपोषण की स्थिति छत्तीसगढ़ में बढ़ रही थी, जिस कारण से उसको कंट्रोल करने के लिए पोषण पखवाड़ा लाया गया। छत्तीसगढ़ में ये 20 मार्च से 3 अप्रैल तक चला। और पोषण का पावर हाउस जिसे कहते हैं, उसके फ़ायदे के बारे में इसमें बताया गया। तो किसे कहते हैं पोषण का पावर हाउस? मिलेट्स को। अब आप लोगों को पता है मिलेट्स अभी बहुत बड़े रूप में लोगों में जागरूकता के रूप में ये फैल चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे मिलेट्स के फ़ायदे इसमें बताए गए ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके। अब आप लोगों को मिलेट्स के बारे में खुद से सर्च करना है, इसके बारे में एक तो ऐसे लिख के रखना है, क्योंकि CGPSC मेंस में ये आता है और आएगा ही। और ये पोषण का पावर हाउस कहलाता है, याद रखना है आपको। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। किसका? पोषण का।
ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखेंगे और आप इसको करके देंगे मुझे, और आप इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे और डाटा ला के देंगे। ठीक, अगला जो इसमें एक फैक्ट आता है, जानकारी आता है, छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023। अभी भूपेश बघेल सरकार ने क्या किया, मीडिया कर्मी के बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, पत्रकारों के बचाव के लिए विधेयक को जारी किया। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ तथ्यों को उन्होंने शामिल किया, जैसे कि पत्रकारिता, कौन आदमी इसके लिए पात्र होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी। जो 2023 में उन्होंने जो विधेयक लाया, मीडिया कर्मियों को बचाने के लिए सुरक्षा विधेयक, क्या कहते हैं इसे, सुरक्षा विधेयक, मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक। और कब लाया, इसे लाया 2023 में। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं, कुछ पात्रताएं हैं। वो क्या चीज़ है, पहला कि पत्रकारिता में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो। पहला बात ये कहता है कि कम से कम 1 वर्ष का पत्रकारिता में क्या हो, एक्सपीरियंस हो, अर्थात उसे अनुभव हो, तब वो पात्र होगा। दूसरा कहता है कि शासन द्वारा जो मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं, बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो दूसरा क्या, छत्तीसगढ़ शासन से क्या होना चाहिए, ये मान्यता होना चाहिए उस पत्रकार को, तभी वो सुरक्षा विधेयक का क्या करेगा, लाभ ले पाएगा। तीसरा बात उन्होंने कहा कि कम से कम 3 माह से, है ना, 6 लेख का वो प्रकाशन किया हो, मतलब विगत 3 माह से कम 6 लेख का प्रकाशन किया हो। तो 3 माह के अंदर, 3 माह में, है ना, 3 मंथ में वो क्या करे, 6 लेख प्रकाशन किया हो, तो तब इसके लिए ये वो क्या होगा, एलिजिबिलिटी उसको मिलेगी सुरक्षा विधेयक के लिए। और अगला केस ये क्या, अगला इसमें पात्रता ये जोड़ देता है कि मीडिया संस्थान से 3 महीने का न्यूनतम भुगतान भी प्राप्त हो। कहीं ना कहीं काम किया होगा तो उसे क्या मिलेगा, पेमेंट मिला होगा ना। तो इसी चीज़ को मतलब ये सब क्राइटेरिया में रखा गया है कि 3 माह का मीडिया संस्थान से क्या होना चाहिए, उसे सैलरी मिला हो या भुगतान प्राप्त उसे होनी चाहिए। अगला बात ये कहता है कि जब वो फील्ड में काम करेगा, जब जाएगा, तो घटनाओं के जो भी एक्सीडेंट्स होंगे या फिर घटना इवेंट जो भी घटेगी, तो घटनाओं के फोटोग्राफ 3 माह में कम से कम 3 प्रकाशित वो किया हो कि इस जगह पे स्पॉट में, ये मतलब वो डाउन टू अर्थ जुड़ के काम किया हो। तो घटनाओं के फोटोग्राफ 3 महीने में कम से कम 3 फोटो वो प्रकाशित किया हो, है ना। 3 माह में फोटोग्राफ कितना, तो 3 फोटोग्राफ का प्रकाशन वो किया हो। तो ये प्रमुख जो 5 बातें बताया, 1 वर्ष का अनुभव हो, दूसरा वो पत्रकार के रूप में सरकार छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त हो, रजिस्ट्रेशन वो किया हो, है ना, कि भैया वो क्या है, तो पत्रकार है। अगला 3 माह में मतलब 6 लेख प्रकाशित किया हो, और 3 माह से भुगतान उसको प्राप्त हुआ हो कि हाँ भाई कहीं भी काम करके कंटिन्यू था, अनुभवी है, ये पता चले। और 3 माह के अंदर में कम से कम ऐसी घटनाओं का फ़ोटो खींच के रखा हो और 3 प्रकाशन उस फोटो का किया हो, तभी वो क्या होगा, पत्रकारिता सुरक्षा विधेयक 2023 के लिए पात्र होगा। ठीक है, अब देखना इसमें कुछ अपन देखते हैं। मान लो कोई निजी व्यक्ति क्या करता है, या कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्थान मीडिया कर्मी को क्या करता है, प्रताड़ित करता है या उसके साथ हिंसा करता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इस नीति को लगाया है उसके तहत फिर क्या होगा, उसे कुछ मतलब जुर्माना देना पड़ेगा या उसको दंडित किया जाएगा। जैसे मान लो आरोप साबित हो गया, आरोप साबित होने पर ऐसे व्यक्तियों पर जो प्रताड़ित करते हैं मीडिया कर्मी को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर नियमों की उसके साथ अवहेलना करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। अगला, मीडिया कर्मी के रूप में पंजीयन के लिए पात्र, अगर पंजीयन के लिए पात्र व्यक्ति के पंजीकरण में कोई अगर वो व्यवधान डाल देता है, अगर वो पंजीकृत है और उसके पंजीकरण में व्यवधान डालता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। और जुर्माने की राशि जो है भू राजस्व की तरह वसूली योग्य होगी, मतलब सरकार कॉलर पकड़ के वसूल लेगी। प्रदेश में मीडिया कर्मियों का पंजीयन किया जाएगा और सरकार इसके लिए सख्त कानून ला रही है। और ये विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मीडिया कर्मी लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको मैं तो बता दिया कि किसके लिए है। तो ये जो हमारे मीडिया कर्मी भाई बहन हैं उनके लिए है, ताकि उनको निष्पक्ष पत्रकारिता करने में मदद मिल सके। ठीक,
आगे एक करंट अफेयर आता है कि छत्तीसगढ़ में आधे से ज़्यादा श्रमिक क्या हो चुके हैं, साक्षर हो चुके हैं। अब मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये बात आ रही है श्रमिकों की साक्षरता के बारे में। मतलब ये हमारे बारे में बात नहीं आ रही है, ये श्रमिकों की साक्षरता के बारे में आ रही है कि जो आधे से ज़्यादा जो श्रमिक है वो क्या हो चुके हैं, साक्षरता की ओर आगे बढ़ चुके हैं, अर्थात साक्षर हो चुके हैं। अब इसमें आप लोगों को पता है कि साक्षर कौन होता है, आप लोग जान रहे हो, हर बार क्लास में बताता हूँ मैं उसमें एकदम बार बार समय बर्बाद नहीं करूँगा। जो व्यक्ति क्या करता है, पढ़ना और लिखना जान जाता है, कम से कम 5वीं पढ़ा है, वो साक्षर होता है। ठीक है, साक्षर और शिक्षित होने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक एजुकेटेड और एक लिटरेट के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। तो आधे से ज़्यादा साक्षर हैं। तो देखिए इसमें छत्तीसगढ़ कौन से क्रम पे है, और ये जो रिपोर्ट है ना, वो कौन लॉन्च किया, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कार्यक्रम जो बनाता है, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम जहाँ से क्रियान्वित होती है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट का सर्वे कब हुआ था, इसका 2022 में सर्वे हुआ, और रिपोर्ट जो लॉन्च हुआ वो 2023 में ये क्या हुआ, रिपोर्ट को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या बातें आ रही है कि छत्तीसगढ़ में हम जो मज़दूर, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे मज़दूर, वो मज़दूर का परसेंटेज कितना है और छत्तीसगढ़ के स्थान कितने हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे आता है पूरे इंडिया में पढ़े लिखे मज़दूर के अलावा। ठीक है, तो अब वो जो मज़दूर हैं कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं। एक तो छत्तीसगढ़ 3rd पोजीशन पे आता है, किसमें, पूरे ऑल इंडिया में पढ़ा लिखा मज़दूर के मामले में जो मज़दूर साक्षर है। और ये मज़दूर का परसेंटेज कितना परसेंट है, ठीक है, इसका परसेंट है 49.8%। 49.8% इतना मज़दूर क्या है, आपके पढ़े लिखे हैं, अर्थात साक्षर हैं। अब ये तो हो गया तीसरे नंबर की बात। अब इसमें जब आप हायरार्की निकालो, मतलब इसमें बढ़ता हुई स्थिति जब आप देखो, सबसे ज़्यादा कहाँ के मज़दूर का भार इंडिया में है, सबसे ज़्यादा मज़दूर जो पढ़े लिखे हैं अर्थात साक्षर हैं, और वो क्या कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आता है पहला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, आप यकीन नहीं करेंगे, हिमाचल प्रदेश में जो मज़दूर है वहाँ के टोटल मज़दूर का 58.1% ये जो मज़दूर है ना, कुल मज़दूरों का इतना प्रतिशत मज़दूर हिमाचल प्रदेश में पढ़ा लिखा है। अर्थात इंडिया के टोटल मज़दूरों का जब सर्वे किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़दूर 58.1% हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। वहाँ के कुल मज़दूरों का, जो वहाँ के मज़दूरों में शिक्षित हैं अर्थात साक्षर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, एजुकेटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, साक्षर की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ना जान जाते हैं, लिखना जान जाते हैं और 5वीं पास हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा स्थान आता है, तो वो आता है सिक्किम। दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम, जहां के मजदूर क्या हैं, साक्षर हैं अर्थात पढ़े लिखे हैं। और ये दूसरे नंबर पे आता है जिसका परसेंटेज है 58%। पहला में 58%, दूसरा में 58%, और जो तीसरा आता है वो हमारा छत्तीसगढ़ आता है। यहाँ के मजदूर भी साक्षर हैं और तीसरे नंबर के पोजीशन में हैं। 3rd में, जैसे आप लोगों को यहाँ पे मैं बताया हूँ कितना है, ये 49.8% है तीसरे नंबर पे। और ये आपका छत्तीसगढ़ का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो इतनी बातें मिनिमम आपको दिमाग में रखना है, अगर आ जाए तो आपको गलती नहीं करना। ठीक, अब एक क्वेश्चन जो कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश बदल चुके हैं। पहले कौन थे, A.K. गोस्वामी अर्थात अरुण कुमार गोस्वामी थे। अभी कौन हो चुके हैं, इस बात को आपको जानना पड़ेगा, और ये बात भी आपको समझना पड़ेगा कि अभी वो लेटेस्ट में कौन से क्रम के हैं। ठीक, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो छत्तीसगढ़ का चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ ये चेंज हो गए हैं रमेश सिन्हा। ठीक है, तो ये क्या है, आपके चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ के क्या है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, नए मुख्य न्यायाधीश हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम, क्या नाम है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, उन्होंने राजभवन के दरबार में क्या किया था, छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश, इनका क्या क्या है, शपथ दिलाया। लेकिन कब दिलाया, ये दिलाया 29 मार्च को दिलाया। लेकिन ये कौन से क्रम के थे, तो ये राज्य के 15वें थे, मतलब हैं
15वें क्या हैं, चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हैं, क्या क्या राज्य के 15वें। ठीक है, तो इतनी बातें आप जानेंगे, बाकी की क्लास में आपको क्या करूँगा मैं और डिटेल में डील कराऊंगा और आगे आपको लेके चलूँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखेंगे कि जब भी आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रिवीजन पे भी आप क्या करो, काम करो। जब आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तब आपसे गलती ज़्यादा होगी, लेकिन आप जब रिवीजन कर दोगे तब आपसे गलती नहीं होगी, आप त्रुटियों से बच जाएंगे। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ना। आप लोग तो रिवीजन करो यार बस। ठीक है, ये हैं रमेश सिन्हा और अभी लेटेस्ट में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के ये क्या बने हैं, जज बने हैं। तो मैं आप लोगों को ये फ़ोटो क्यों दिखाया, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ का चीफ जस्टिस है और 15वें नंबर का है। अगर आ जाता है तब आप लोग इसको रिमाइंड करने की कोशिश करना। दीपक सर बताए थे, रमेश सिन्हा सर हैं। और ऐसी चेंज आप लोगों को बीच में डाटा आता है तो अपने नोटबुक में प्लीज़ इसको क्या करें, अपडेट करते चलें। जो आपका नोटबुक है वहाँ पे इसको क्या करें, मेंशन करें और लिख के रखें कि भाई ये 15वें नंबर का है या इनका नाम जो है रमेश सिन्हा है। ये सब आप क्या करो, लिख के लेके चलो, है ना। इसके पहले कौन थे, ठीक है, और इसका शपथ किसने दिलाया, तो इसको राजभवन में विश्व भूषण ने दिलाया, है ना। ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखो। बाकी आफ्टर ऑल आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, आप लोग तो रिवीजन कभी नहीं करते, बिना रिवीजन के आप लोग पढ़ लेते हो, इतने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। बट मैं क्या चाहूँगा कि आप रिवीजन करो, क्योंकि सबसे बड़ा जो औजार होता है स्टूडेंट का वो कौन होता है, रिवीजन। उससे बड़ा कोई औजार स्टूडेंट के पास नहीं होता। चलिए पढ़ते रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।